मंगलवार 11 मार्च के दिन अचानक दोपहर के बाद एक खबर फ्लैश होने लगी समाचार माध्यमों में कि पाकिस्तान में एक ट्रेन का अपहरण हो गया है। जी हाँ, सुनने में अटपटा लगता है, फिल्मों में ही ज़्यादा देखा है। हवाई जहाज़ के अपहरण के किस्से तो आम हैं और बहुत सारे सचमुच के इस तरह के अपहरण हुए भी हैं, हाईजैक हुए भी हैं। लेकिन कोई पूरी की पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ले और उसको बंधुआ बना ले, इस तरह के किस्से सुनने देखने में कम ही आए हैं, और वो भी उस जगह जहाँ से किसी भी तरह की खबर इस वक्त आ सकती है, पाकिस्तान में। जी हाँ, कहाँ तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के बाहर हो जाने और पाकिस्तान के मेज़बान होने के बावजूद पाकिस्तान के टूर्नामेंट से बाहर हो जाने की बात कर रहे थे। पाकिस्तान के राजनीतिक हालातों की चर्चा हो रही थी और इसी बीच हमको खबर मिलती है कि पाकिस्तान के बोलंग क्षेत्र में एक पूरी की पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया है, अपहृत कर लिया गया है और इस ट्रेन में 200 से ज़्यादा यात्री सवार होने की बात कही गई। और ये भी बताया गया कि इस ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के कुछ वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और आईएसआई, जी हाँ, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, उसके भी कुछ अधिकारी शामिल हैं। खबर ने सबको एकदम से चौंका दिया और सभी जगह इस खबर की जानकारियाँ जितनी भी उस वक्त उपलब्ध थी वो आने लगी। समय बीतते बीतते जानकारी सामने ये आई कि बलूचिस्तान, जी हाँ, बलूचिस्तान जो एक प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नुमाइंदों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने अपना एक पत्र भी जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने इस ट्रेन का अपहरण इसलिए किया है कि हमारी मांगों को माना जाए, हमारे जो साथी आपकी कैद में हैं उनको छोड़ दिया जाए, नहीं तो इन सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। घटना आगे बढ़ी और ट्रेन अभी भी अपहृत है। पाकिस्तानी सेना हालांकि दावा करती है हालात उनके काबू में हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, कई जो लोग अपहरण में शामिल थे उनको मार दिया गया है। सच क्या है ये पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसे विजुअल सामने आने लगे हैं जिसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से एक धमाका करके पटरी को उड़ाया गया और पूरी पूरी ट्रेन को कब्जे में ले लिया गया। और इस वीडियो के बनने तक भी वो ट्रेन BLA के कब्जे में ही है। इसीलिए सवाल ये उठता है, बात समझने वाली है कि सारा मामला क्या है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान दुनिया के नक्शे पर कहाँ है, इसका इतिहास क्या है, आज़ादी से पहले भारत का हिस्सा रहे इस प्रांत के पाकिस्तान में जाने की पूरी कहानी क्या है, जिन्ना और ब्रिटिश सरकार के किस धोखे से बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल होना पड़ा। और इन सारे सवालों को समझते हुए हम ये समझेंगे कि ताज़ा घटनाक्रम से इसके क्या संबंध है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर दुनिया के नक्शे पर कैसी है बलूचिस्तान की स्थिति। जी हाँ, पाकिस्तान के नक्शे पर दक्षिण पश्चिम में स्थित बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 8.81 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में से करीब 40% हिस्सा, यानी कुल पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 8.81 लाख वर्ग किलोमीटर है और उसमें से 3.47 लाख वर्ग किलोमीटर अकेले बलूचिस्तान में है। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में आता है। आबादी के लिहाज से हालांकि पाकिस्तान की 24.75 करोड़ की आबादी, मतलब लगभग 25 करोड़ की जो आबादी है, उसमें से सिर्फ लगभग 1.5 करोड़ लोग ही बलूचिस्तान में बसे हैं। मतलब क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत बड़ा लेकिन आबादी के लिहाज से बहुत छोटा, ऐसा है बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान की महज 6% आबादी वहाँ पर बसती है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों, खासकर तेल और गैस की काफ़ी मौजूदगी है और इसीलिए ये क्षेत्र ऐसा है कि हम बसाहट नहीं है लेकिन प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है। बसाहट दूर दूर है, सघन आबादी नहीं है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है लेकिन आबादी बहुत कम है, आबादी का घनत्व भी कम है। इसके अलावा यह क्षेत्र सोना और तांबे के भंडारों के लिए भी जाना जाता है। इसके बावजूद यहाँ रहने वाले कबायली समुदाय की हालत बेहद ख़राब है। मतलब चिराग तले अंधेरे वाली बात है। सोना है, तांबे के भंडार हैं, तेल और गैस है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, कबायली समुदाय, वो बेहद गरीब हैं, खस्ता हाल ज़िंदगी जीते हैं और उनकी जिंदगानियों के और संघर्ष के किस्से पूरी दुनिया में आम होते हैं। गौरतलब बात ये भी है कि वहाँ पर पाकिस्तानी सेना के जिस तरह से अत्याचार लगातार होते रहे हैं, उनकी चर्चा वैसी नहीं होती दुनिया के पटल पर जितनी कश्मीर की होती है। कश्मीर के मसले को दुनिया के पटल पर बहुत बड़ा बना दिया गया है। वहाँ के जो लोग हैं उनके मानवाधिकारों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से दुनिया के मंचों पर इस तरह बलूचिस्तान या बांग्लादेश के जो मानवाधिकार हैं वहाँ के नागरिकों के, उनकी चर्चा कम ही होती है। बहरहाल मुद्दे पर रहते कि बलूचिस्तान का मामला क्या है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के स्थानीय लोगों से जो भेदभाव करता है
दरअसल उसी की वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा आज़ादी की मांग समय समय पर उठती रहती है। इसके लिए बलूचिस्तान में कई संगठनों का उदय भी हुआ है। इन्हीं में से एक संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसने 11 मार्च 2025 को बोलान में एक सुरंग में जाकर जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। जी हाँ, जाफर एक्सप्रेस उस ट्रेन का नाम है। आज़ादी से पहले दरअसल भारत में बलूचिस्तान की स्थिति क्या थी, क्योंकि ये जो नक्शा है अभी वर्तमान में दुनिया का, भारत और भारतीय उपमहाद्वीप का और आसपास के क्षेत्रों का, वो 1947 के बाद का है। उसके पहले की स्थिति को समझते हैं तो भारत की आज़ादी से पहले बलूचिस्तान के इलाकों पर ब्रिटिश शासन यहाँ के कबायली सरदारों के ज़रिए हुआ करता था। मतलब कबायली सरदार थे, छोटे छोटे टोले कबीले थे, और उनके सरदारों को नियंत्रित करके ब्रिटेन ने अपनी हुकूमत वहाँ पर कायम कर ली थी, जिस तरीके से भारत और आसपास के क्षेत्र में कर ली थी। ब्रिटिश अफसरों ने इन सरदारों से समझौते किए थे। बताया जाता है कि इन सभी सरदारों में कलात के खान सबसे अहम कबायली प्रमुख थे। मतलब कलात क्षेत्र के जो खान थे वो सबसे अहम कबायली प्रमुख थे। वह अपने क्षेत्रों को कई जागीरदारों के बीच बांटकर इन पर शासन करते थे। इनके अंतर्गत आने वाले 3 नेता मकरान, लास, बेला और खरान अपने आप में राजनीतिक शख्सियत बनकर उभरे और उन्होंने कलात के साथ एक बलूचिस्तान राज्य संघ की स्थापना की। इस क्षेत्र का नाम दिया गया कलात खनात या कलात कॉन्फेडरेसी। ब्रिटेन ने कलात खनात के साथ ही 1876 में इस क्षेत्र पर सीधे तौर पर शासन करने के लिए एक समझौता किया और इस समझौते को ही कलात की संधि का नाम दिया जाता है। इसी संधि के चलते बाद में बलूचिस्तान की स्थिति पूरी तरह से बदल गई। तो कलात की संधि बलूचिस्तान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण पायदान है, बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जहाँ से बलूचिस्तान का इतिहास नए तरीके से परिभाषित होता है। और इस संधि ने आगे जाकर बलूचिस्तान के लिए अहम भूमिका निभाई है। कहा यह जाता है कि बलूचिस्तान के साथ धोखा हुआ है। कहा यह जाता है कि बलूचिस्तान की जो स्वतंत्र रहने की हसरतें थीं, अंग्रेज़ों का राज चले जाने के बाद जो ख्वाहिशें थी कि वो अकेले रहें, स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखें, उसमें उनके साथ धोखा हुआ और उसी धोखे का बार बार जिक्र करके वो अपनी आज़ादी की मांग करते हैं। समझते ये हैं कि ये पूरी कहानी धोखाधड़ी की वो क्या है। दरअसल जब ये साफ हो गया कि ब्रिटिश शासन भारत से जा रहा है, तब बलूचिस्तान में मकरान, लासबेला, खरान और कलात के कबायली प्रमुखों में कलात के प्रमुख सबसे ताकतवर थे। उस वक्त अहमद यार खान कलात के खान यानी प्रमुख थे। अहमद यार खान वो नेता थे जो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थे। भारत की आज़ादी के वक्त ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ की रियासतों को 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प ये कि ये रियासतें भारत या पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, मतलब या तो भारत के साथ चले जाएं या पाकिस्तान के साथ चले जाएं। दूसरा विकल्प था कि स्वतंत्र रहें, न भारत के साथ न पाकिस्तान के साथ। ऐसा ही विकल्प कश्मीर के पास था। स्वतंत्र रहना चाहा, लेकिन पाकिस्तान ने स्वतंत्र रहने नहीं दिया, हमला किया। और उस हमले को देखते हुए जब कश्मीर ने कहा कि वो भारत के साथ रहने को तैयार है तो भारत ने हस्तक्षेप किया। वो कहानी अलग, लेकिन उससे जो समानता है वो आपको बलूचिस्तान के मामले में भी नजर आएगी। तो कुल मिलाकर बलूचिस्तान को 2 विकल्प मिले थे, भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ चले जाएं या फिर स्वतंत्र रहें। उस वक्त अहमद यार खान ने बलूचिस्तान की आज़ादी की वकालत की, लेकिन बताया जाता है कि अहमद की इस मांग के पीछे उनकी मोहम्मद अली जिन्ना से जो निजी दोस्ती थी वो सबसे बड़ा कारण थी। अहमद यार खान को उम्मीद थी कि जिन्ना बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल होने की जगह आज़ादी दिलाने का समर्थन करेंगे। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने उनका भरोसा बढ़ाते हुए अहमद यार खान के साथ दोस्ती की एक संधि की और उन्हें पाकिस्तान में जबरन शामिल कराने के लिए जोर नहीं दिया। तो वो ये मानते थे कि पाकिस्तान उनको जबरन अपने साथ शामिल नहीं करेगा, वो स्वतंत्र रह पाएंगे। और जिन्ना से अहमद यार खान की जो दोस्ती है उसके चलते उनको लगता था कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहेगा, उन्हें स्वतंत्र रहने देगा, और इसके लिए उनके इसी वजह से उनको भारत के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो उनकी स्वतंत्र रहने की ख्वाहिश थी उसको ब्रिटिश शासन खुद नहीं चाहता था कि वो स्वतंत्र रहें। 2 विकल्प जरूर दिए थे ब्रिटिश शासकों ने, लेकिन वो दरअसल ये चाहते थे कि या तो वो भारत के साथ चले जाएं या पाकिस्तान के साथ चले जाएं। और ऐसे में भी ज़्यादा झुकाव पाकिस्तान के साथ का ही था, जबकि वहाँ बलूचिस्तान के अहमद यार खान सहित अन्य नेता भी चाहते थे कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी के बाद स्वतंत्र रहे, उसका स्वतंत्र अस्तित्व कायम रहे। आखिर ब्रिटिश साम्राज्य के लोग, ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि ऐसा क्यों चाहते थे कि बलूचिस्तान स्वतंत्र नहीं रहे? दरअसल भारत के बंटवारे के बाद जब बलूचिस्तान ने आज़ाद रहने पर जोर दिया तो इससे ब्रिटिश शासन की चिंता बढ़ गई थी।
उसकी वजह यह थी, उस दौरान बीते कुछ वर्षों में ईरान अफगानिस्तान के आसपास सोवियत संघ का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में ब्रिटेन की चिंता थी कि अगर बलूचिस्तान को आज़ाद छोड़ दिया गया तो वह सोवियत शासन के प्रभाव में जा सकता है। तो दुनिया की राजनीति भी अपना एक प्रभाव छोड़ती है इस तरह के निर्णयों पर। उसका बड़ा उदाहरण बलूचिस्तान है और इसी वजह से ब्रिटिश अफसर कलात को पाकिस्तान में ही शामिल कराने पर जोर दे रहे थे। अब ये समझते हैं कि जब ये सब चल रहा था तो पाकिस्तान ने आखिर धोखा कैसे दे दिया, जिस धोखे का जिक्र बार बार बलूचिस्तान के आज के जो नेता हैं जो उसको आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं वो भी करते हैं। दरअसल कलात के प्रमुख अहमद यार खान के अंतर्गत बलूचिस्तान के क्षेत्रों को संभाल रहे 3 कबायली नेता पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार हो गए। इस स्थिति को भांपते हुए पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में ही दोस्ती की संधि को तोड़ते हुए पूरे बलूचिस्तान को शामिल कराने की कोशिशें शुरू कर दी। मतलब उनको बलूचिस्तान के एक हिस्से से भी संतुष्टि नहीं थी पाकिस्तान को, और जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को, कायदे आजम जिनको कहा जाता पाकिस्तान का, वो चाहते थे कि पूरा बलूचिस्तान ही पाकिस्तान के अधिकार में आ जाए। 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान सरकार ने कलात के अंतर्गत आने वाले 3 सामंतिक क्षेत्रों को अपने साथ शामिल कर लिया। इससे न सिर्फ कलात के खान की ताकत घट गई बल्कि यह पूरा क्षेत्र चारों तरफ से ज़मीनी सीमाओं से भी घिर गया, जबकि पहले यह पूरा इलाका अरब सागर से सीधा जुड़ा हुआ था। तो अरब सागर से उसका जो लिंक था, जो कनेक्ट था, वो कट गया इस तरह के पाकिस्तानी कब्जे की वजह से। स्टेट एंड नेशन बिल्डिंग इन पाकिस्तान बियॉन्ड इस्लाम एंड सिक्योरिटी किताब के मुताबिक जब कलात पर पाकिस्तान में शामिल होने का दबाव बढ़ रहा था, उसी दौरान भारत में ऑल इंडिया रेडियो पर, यानी भारत का जो अधिकृत रेडियो स्टेशन था, उस पर एक खबर चली और उसमें दावा किया गया कि कलात भारत के साथ शामिल होना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान ने इस खबर के प्रसारित होने के ठीक बाद 26 मार्च 1948 को अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी बलूचिस्तान भेज दी। हालांकि इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं, जब हम शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो ये भी पता लगा कि ऐसी कोई घोषणा भी आकाशवाणी से उस दौरान हुई थी कि जिसमें वीपी मेनन, जो उस वक्त इस सब मामले में सक्रिय थे, उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो स्वतंत्र रहना चाहता है। या उसके बाद एक घोषणा इस तरह की भी आई कि वो भारत में शामिल होना चाहता है बलूचिस्तान, लेकिन उसकी इजाज़त, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन जिक्र यहाँ इसलिए कर दूं कि आप में से जो लोग कमेंट करेंगे, टिप्पणी करेंगे, वो कहेंगे कि इस तरह के रेफरेंसेस भी मिल रहे हैं। उसकी कोई पुष्टि भारत सरकार की वेबसाइट पर या अधिकृत दस्तावेजों में अभी नहीं हो पाई है। जो कुछ भी मिला है वो इस तरह की घोषणा ही मिली है और इसीलिए उसका जिक्र बात को समझो में मैं कर रहा हूँ। इसके बाद कलात के खान ने पाकिस्तान के साथ एक संधि का ऐलान कर दिया और माना जाता है कि पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के डर से ही अहमद यार खान को यह फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो इधर भारत में रेडियो पर घोषणा हुई, उसी का लाभ लेकर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सेना को वहाँ भेज दिया, पूरा बलूचिस्तान कब्जे में लिया और अहमद यार खान को ये लगा कि पाकिस्तान से लड़ने की बजाय उसमें शामिल हो जाना ही उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि समझौते की स्याही भी नहीं सूखी थी और संघर्ष शुरू हो गया। बलूचिस्तान ने मार्च 1948 में पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और जुलाई 1948 में अहमद यार खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। यहीं से बलूचिस्तान में बागी संगठनों की नींव पड़ी। करीम ने बलूचिस्तान के पाकिस्तान के साथ जाने के फैसले का पुरजोर विरोध किया और क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए युद्ध छेड़े। 1948, 1958, 59, 1962, 63 और 73 से 77 के बीच 5 बार बलूच क्रांतिकारियों ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग के लिए पाकिस्तान के शासन के साथ जंग छेड़ दी और ज़बरदस्त संघर्ष हुआ। वो संघर्ष उस वक्त भले ही थम गया हो, लेकिन वो छुटपुट रूप में लगातार जारी रहा और बलूच नागरिकों का यह संघर्ष आज तक जारी है। अलग बलूचिस्तान के लिए संघर्ष करने वाले दावा करते रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना मासूमों को निशाना बनाती है, बलूच कार्यकर्ताओं को सरकारी एजेंसियों और पुलिस द्वारा अपहरण कर टॉर्चर किया जाता है और बिना सबूतों के गिरफ्तारी करके मौत के घाट भी उतार दिया जाता है और ये घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। 2011 में मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तानी सेना बलूच नागरिकों के खिलाफ मारो और फेंको की नीति अपनाती है। मतलब मार दो और फेंक दो, कोई तफ्तीश नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कागज़ नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। सुरक्षा बल कई बार बलूच लोगों को जानकारी के लिए टॉर्चर करते हैं और इसके बाद वे बलूचों को गोली मार देते हैं और उनके शव को फेंक देते हैं। हालांकि बलूचिस्तान में जुल्म के आंकड़े ठीक ढंग से मौजूद ही नहीं हैं। एक और एनजीओ
वॉइस ऑफ बलूच मिसिंग पर्सन्स के मुताबिक 2001 से 2017 के बीच ही 5000 से ज़्यादा बलूच लोग लापता हो गए हैं। अब समझना यह भी ज़रूरी है कि सबको देखते हुए इतना ज़्यादा पाकिस्तान को लेकर गुस्सा क्यों है बलूचिस्तान के लोगों में। ये वजह तो है ही टॉर्चर वगैरह की। कलात के आखिरी खान कहे जाने वाले अहमद यार खान ने जब बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग की थी तब उन्होंने साफ किया था कि बलूच नागरिकों का मुस्लिम होने के अलावा सीधे तौर पर पाकिस्तान से कोई जुड़ाव नहीं है। मतलब ये मानते थे कि हम मुस्लिम ज़रूर हैं लेकिन बाकी हमारी जो रीति रिवाज, रहन सहन, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत है, वो बिल्कुल अलग है। और यह बात काफ़ी हद तक सच भी है। बलूचिस्तान का इतिहास, भाषा और संस्कृति पाकिस्तान में बसी बाकी पंजाबी और सिंधी आबादी से एकदम अलग है, भिन्न है। सरकार से लेकर नौकरशाही तक में बलूच लोगों का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। कुछ ऐसी स्थिति पूर्वी पाकिस्तान की भी थी जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है। भाषा और संस्कृति में अलग होने की वजह से पाकिस्तान के पहले ही 2 टुकड़े हो चुके हैं। वही खतरा लगातार बलूचिस्तान पर भी मंडराता हुआ दिख रहा है। और जब पाकिस्तान की संसद में ही वहाँ के बहुत बड़े नेता ये कहते हैं कि 1971 जैसे हालात बन रहे हैं तो समझा जा सकता है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। कहाँ खड़े हैं हम लोग? मेरी गुफ्तगू को जज्बाती गुफ्तगू न समझा जाए। मैं जज्बाती बातें नहीं किया करता, लेकिन हक़ायक़ तक पहुँचने के लिए पार्लियामेंट को भी पहुँचना होगा और हुकूमत को भी पहुँचना होगा। पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान के संघर्ष को, वहाँ की आवाज़ को दबाता रहा है। और 71 की बात इसलिए कि 71 में जो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था बांग्लादेश, वो अलग हो गया था और बांग्लादेश आज एक अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में है। और पाकिस्तान के खुद बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं, बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि बलूचिस्तान में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। वहाँ का संघर्ष अब नया रंग, नया रूप अख्तियार कर रहा है और 71 जैसे हालात हैं। इसका मतलब कि बलूचिस्तान के पाकिस्तान से अलग हो जाने का खतरा है। और अगर ऐसा होता है तो पूरे के पूरे पाकिस्तान के भी टूट जाने का खतरा बना रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रांत तो वो है ही। और उधर अफगानिस्तान की बदलती हुई स्थितियों को देखते हुए पाकिस्तान के जो भीतरी हालात हैं, वर्तमान राजनीतिक संघर्ष है, इमरान खान वाला जो पूरा मसला हुआ है और जो राजनीतिक उठापटक वहाँ जारी है, वहाँ पर कोई भी सशक्त मजबूत नेतृत्व नहीं पनप पा रहा है, उसको देखते हुए लगातार ये संकेत मिलते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो रही है। और केवल बलूचिस्तान नहीं, अन्य प्रांत भी पाकिस्तान से अलग हो सकते हैं अगर इस संघर्ष को पाकिस्तान दबाने में कामयाब नहीं हुआ तो। बहरहाल ये पूरा बलूचिस्तान का इतिहास, वहाँ की स्थिति और क्यों वहाँ पर एक रेल को हाईजैक करके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो नुमाइंदे हैं वो मांग कर रहे हैं पाकिस्तान सरकार से कि उनके जो साथी हैं उनको पाकिस्तान सरकार अपने कब्जे से, अपनी जेलों से रिहा कर दे, नहीं तो इन अफसरों को, इन कैदियों को मार दिया जाएगा। ये हालात क्या रंग लेते हैं पता नहीं, लेकिन बलूचिस्तान का इतिहास आपको इस पूरे संघर्ष को समझने में मदद करेगा। ऐसे ही मुद्दों को समझने के लिए आप देखते रहिए बात को समझो और खबरों के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।